हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिस निशुल्क पुष्पा बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया था। और उसका मतलब बेसिक सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने अंक विभाजन और पूरा सिलेबस का मतलब पूरा सिलेबस का डिस्कशन किया था, वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करें और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो आज हम लोग पुष्पा बैच की शुरुआत करते हैं, ठीक है, अपने पहले चैप्टर के साथ और उसके पहले वीडियो के साथ। तो आज का जो आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, और ये आपका पुष्पा बैच का पहला चैप्टर होने वाला है और ये उसका पहला वीडियो है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और आपसे प्रॉमिस है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए, तो देखिएगा आज का जो मोटिवेशनल कोट है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इधर, समय की मांग है कि पढ़ा जाए, समय की मांग है कि पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों से लड़ा जाए, तानों के सब शब्द समेट कर, तानों के सब शब्द समेट कर सफलता का नवगीत गढ़ा जाए। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अब क्या शिकायत अपने पुराने साल से करें, क्योंकि दिसंबर भी तो अपना अब आखिरी सांसें ले रहा है, तो किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के, और पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास यहां से स्टार्ट होती है। हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 5 अंक, ठीक है, इससे आपके 5 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इससे संबंधित कुछ संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे अंक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इतना चीज मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिया था। तो प्लीज आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब आप एक क्रम से वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज उसको जरूर देखें और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करें। चलिए, तो इधर देखिएगा, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक, और इसकी डिफिनीशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। माय डियर, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि ये 2 गुणज होते क्या हैं आपके। ठीक है, ये 2 गुणज क्या होते हैं, तो अच्छे से समझिएगा इसको। 2 गुणज का मतलब क्या है? 2 गुणज का मतलब है एक, ठीक, और स्वयं संख्या, और स्वयं संख्या। ठीक है बच्चों, एक और स्वयं संख्या। ठीक, यानी ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणज होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहा करते हैं। 2 गुणज का मतलब क्या है? एक और स्वयं संख्या। ठीक है, यानी उसके अतिरिक्त कोई गुणज संख्या का होना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। तो एग्जाम्पल में आपका क्या है, इधर देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, जैसे हम लिखते हैं 2, फिर कामा करके 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 11 और फिर डॉट डॉट। ठीक, इसी प्रकार से आप बहुत सारी संख्याएं लिखते रहिए। अब मैं आपको यह दिखाता हूं कि इनके केवल 2 गुणज कैसे हैं।
ठीक है, दो गुणज कैसे है मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिएगा, जैसे ये आपका क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो ये आपका 1 से भी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद स्वयं संख्या यानी 2 से भी आपका ये विभाजित हो जाएगा। 2 से अधिक गुणज, ठीक है, इसके नहीं है, आप चेक करके देख लीजिए, 1 और 2 के अलावा ये संख्या आपसे किसी से विभाजित नहीं होने वाली है। ठीक इसी प्रकार से 3 को देखिए, ये भी आपका 1 से विभाजित होगा और उसके बाद 3 से विभाजित होगा, यानी इसके भी 2 गुणज है। 5 को भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी आपका 1 से विभाजित हो जाएगा और 5 से। ठीक, इसके अलावा इसके कोई गुणज नहीं है। 7 को चेक कर लेते हैं, तो 7 भी आपका 1 से कटेगा और उसके बाद स्वयं से कटेगा, यानी 7 से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से ये आपका विभाजित नहीं होने वाला है। अब 11 को चेक कर लेते हैं, तो 11 1 से विभाजित होगा और स्वयं संख्या यानी 11 से विभाजित होगा, किसी तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। इसीलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहते हैं। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिए। ठीक, अच्छा, अब अभाज्य संख्याओं के बाद, ठीक, अभाज्य संख्याओं के बाद अगला जो आपका टॉपिक है, ठीक, वो है आपका भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यानी भाज्य संख्याएं। और ये भाज्य संख्याएं आपकी क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य का जस्ट अपोजिट आपका भाज्य संख्याएं हुआ करती है। अभाज्य में केवल 2 गुणज होते हैं और भाज्य संख्याओं में आपके 2 से अधिक गुणज होते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा है ना 2 से, ठीक है, 2 से अधिक गुणज की बात कर रहा है, इसमें देख रहे हैं कि नहीं, 2 से अधिक गुणज की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो 2 से अधिक है ना, इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ कि इसका गुणज 1 होगा और फिर उसके बाद स्वयं संख्या, ठीक, स्वयं संख्या, और उसके बाद जो आपका गुणज होगा स्वयं संख्या के बाद वो आपका अतिरिक्त, ठीक, अतिरिक्त, चलिए, तो इसके 2 से अधिक गुणज हो जाएंगे बच्चों। ठीक, एक स्वयं संख्या और उसके अतिरिक्त भी गुणज होंगे, तभी तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहा करते हैं। ठीक, अच्छा, चलिए, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक, भाज्य संख्याओं का। तो जैसे हम लिखें 4, ठीक, 6, 8, 9, 10, कामा, डॉट डॉट। आप इसके आगे तमाम सारी संख्याएं लिख सकते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है और पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। तो बिल्कुल इसको सीरियस में लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और अन्य बच्चों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। उनको भी बताइए कि डीसीसी सरैया पर ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप मैथ की तैयारी एकदम अच्छे से बढ़िया से कर सकते हैं। और बच्चों, निशुल्क बैच का मतलब ये मत समझिएगा आप कि निशुल्क है तो इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। माय डियर, इसमें ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आप किसी ऑनलाइन बैच में, मान लीजिए कोई आप पेड बैच लेते हैं या आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो वहां भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें 2 से अधिक गुणज कैसे होते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ठीक, 2 से अधिक गुणज देखिए, जैसे ये आपका 4 लिखा है ना, तो 4 आपका 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर उसके बाद स्वयं संख्या से मैंने कहा था, स्वयं संख्या से 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद अतिरिक्त संख्या से ये कटेगा, तो अतिरिक्त का मतलब ये 2 से भी आपका विभाजित हो जाएगा। अब 6 को चेक कर लेते हैं, तो 6 आपका 1 से विभाजित हो जाएगा, स्वयं संख्या यानी 6 से विभाजित होगा, उसके बाद ये आपका 2 से भी कट जाएगा,
फिर अगली संख्या आपकी 3 है, 3 से भी आपका 6 विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से जितनी संख्याएं लिखी है सबको चेक करिए, सबके 2 से अधिक गुणज हैं। जैसे 4 का 3 गुणज हो गया, 6 का आपका 4 गुणज हो गए। और हम आपको एक संख्या और चेक करके दिखा देते हैं। ठीक, ये मैंने 9 लिख रखा है ना बच्चों, देखिए मैंने 9 लिख रखा है ना, मैं 9 को भी आपको चेक करके दिखा रहा हूं। ये आपका 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर उसके बाद स्वयं संख्या यानी 9 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 3 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 से अधिक गुणज इसके हुए कि नहीं, तो यानी 2 से अधिक गुणज है तो भाज्य संख्याएं, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स हैं, और केवल 2 गुणज है तो वो आपकी अभाज्य संख्याएं होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, और मैं इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर अपने अच्छी से सुंदर सी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक देखिएगा। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, तो ये है आपका सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, और सह अभाज्य संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं माय डियर, तो को प्राइम नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में सह अभाज्य संख्याओं के। इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह। ठीक, इसमें समूह होता है, ग्रुप होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 हो। यानी बच्चों 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मासा 1 हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहा कहा करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा। अब आइए मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे करते हैं, तो कम से कम 2 संख्याओं का समूह बनाएंगे या फिर 2 से अधिक का। चलिए पहले 2 वाला हम करके दिखाते हैं। जैसे यहां पर 2,3 हम लिख दिए। ठीक है बच्चों, 2 संख्याएं हैं, ये इनका सेट है, समूह है, समुच्चय, जो भी कहिए आप समूह। ठीक, अब इनका एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो आपका 1 है। देख रहे हैं कि नहीं, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, आपका सह अभाज्य संख्याओं का एक समूह है। फिर उसके बाद मैं आपको दे दूं 5,7। देख रहे हैं कि नहीं, ये भी तो एक समूह है। अब इसका एचसीएफ क्या है, तो इसका एचसीएफ बराबर 5 और 7 में उभयनिष्ठ आपका कॉमन क्या है, तो इसमें भी आपका 1 है। ये 2 संख्याओं का हमने समूह दिया था, अब 2 से अधिक का करवाएंगे आपको। जैसे इसके बाद हम आपको 1,2,3 दे दें। ठीक है, अब यहां पर 2 से अधिक यानी 3 संख्याएं हैं। अब इसका एचसीएफ क्या है, तो इसका एचसीएफ, इसका भी एचसीएफ बच्चों 1, 2, 3 में कॉमन क्या होगा आपका, 1, 2, 3 में आपका उभयनिष्ठ जो है वो 1 है। अच्छा, और आगे करते हैं, तो 2, 5, 7, 9, 11। ठीक है, यहां हम 5 संख्याएं लिख ली है। अब देखिए, तो अब इसका एचसीएफ यानी इसका मासा क्या निकल के आएगा, तो इसका मासा बच्चों, ठीक है, 2, 5, 7, 9 और 11। इसमें ध्यान से आप देखिए तो इसमें उभयनिष्ठ कॉमन आपको क्या मिल रहा है, तो केवल एक ही संख्या है। ठीक, एक जो आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए हम इस प्रकार की संख्याओं को या इनके समूह को हम लोग क्या कहा करते हैं मेरे भाई, इस प्रकार की संख्याओं के समूह को हम लोग सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स कहा करते हैं। अब मैं आपको ऐसा समूह लिख के दिखाऊंगा जो आपका सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, या फिर जिनका मासा 1 नहीं उसके अतिरिक्त भी कुछ निकल के आएगा। चलिए इधर लिखते हैं, तो इधर लिख रहा हूं, देखिएगा और समझिएगा। ठीक, इधर देखिए, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 2,4,8, ये भी संख्याओं का एक समूह है कि नहीं। अब देखिए, यदि एचसीएफ की आपसे बात की जाए, ठीक,
कि इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, इसमें उभयनिष्ठ जो आपका दिखाई दे रहा है 2 4 8 में वो 2 है, क्योंकि 2 से सभी संख्याएं डिविजिबल हैं, कट जाएंगे। 2 से आपका 2 भी कटेगा, 4 और 8 भी कट जाएंगे, यानी इसका एचसीएफ निकल के 2 आया। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि भाई हमको आप ये बता दीजिए कि क्या ये जो आपको संख्याओं का समूह दिया है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक शर्त होती है सहअभाज्य का ना। शर्त क्या होती है कि एचसीएफ यानी मासा 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका एचसीएफ निकल के आया है वो 2 निकल के आया है, यानी आप ये कहेंगे ठीक कि 2 कामा 4 कामा 8 आपका ठीक है सह अभाज्य संख्याएं है ही नहीं। अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, इधर मैंने कुछ नोट लिख रखा है, ठीक, इधर मैंने कुछ नोट लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? ठीक, कह रहा है नोट नंबर 1 कि संख्या 1, ठीक, कह रहा है संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना भाज्य। अब ऐसा क्यों? एक ना तो आपकी अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। ठीक, ये जो आपका संख्या 1 है ना, ठीक है बच्चों, ये जो संख्या आपकी 1 है, आप हमको ये कमेंट करके बताएं कि क्या इसके 2 या 2 से अधिक गुणज हो सकते हैं? बताइए, क्या इसके 2 या 2 से अधिक गुणज हो सकते हैं? तो आंसर क्या देंगे आप? आंसर आपका यही आएगा ना कि नहीं सर नहीं हो सकता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि इसके 2 या 2 से अधिक गुणज हो ही नहीं सकते। जब 2 या 2 से अधिक गुणज नहीं होंगे तो यही कारण है बच्चों कि ना तो ये तो भाज्य संख्या है और ना ही ये आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक, चलिए, और अब उसके बाद जो आपका नोट नंबर 2 है, ठीक, कह रहा है संख्या 2, ठीक, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर के प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। ठीक, तो नोट नंबर 2 आपसे कह रहा है संख्या 2 सबसे छोटी, ठीक, और ठीक है, सम अभाज्य संख्या होती है। 2 आपकी सम संख्या है ना बच्चों। अच्छा, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या है? नोट नंबर 3 देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, ठीक, 4। देख रहे हैं कि नहीं? सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। अच्छा, देखिए, सबसे छोटी भाज्य और सम संख्या की आपसे चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो भाज्य भी है 4 आपका और सबसे छोटी भी है और सम संख्या भी है। तमाम सारे यहाँ पर ट्विस्ट हैं आपके, ठीक है। सबसे छोटी है, ठीक, और सम आपकी भाज्य संख्या 4 हुआ करती है। आगे आपसे क्या कह रहा है? सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या आपका 9 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और आपके लिए एक सूचना है बच्चों, ये तो आपको पता ही है और क्लास आपकी यूट्यूब पर रेगुलर चल ही रही है कि पूरी तरह से यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लास अवेलेबल है। आप क्लास 10th की तैयारी हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से निःशुल्क कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपने जो भी सोच रखा है, ठीक है, वो उस मंजिल को आप हासिल कर सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप 95 प्लस मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। और अपने यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में नए बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सूचना अन्य बच्चों तक भी शेयर करिए और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर एडमिशन लीजिए और कम पैसे में, ठीक है, यानी कम पैसे में अच्छी पढ़ाई करिए आप लोग। क्यों आप इधर उधर परेशान रहते हैं? फालतू के चक्कर में बिना मतलब की बातों में इधर उधर उलझे पड़े हैं।
देखिए पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जहां पर जात पात किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव चलने वाला नहीं है। आप ऐसी संस्था में एडमिशन लीजिए जहां सस्ता हो और अच्छा हो और बढ़िया टीचर हो, अच्छे से पढ़ाई हो रही, फालतू की बातों में किसी के चक्कर में उलझे नहीं और बेवकूफ नहीं बने। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला जो आपका रूल है ना, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये आपका। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। विभाजन मतलब भाग से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R, Q और R इस प्रकार है कि, ठीक है, इस प्रकार है कि, तो इसका फार्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है जानते हैं? ये होता है आपका A बराबर बी क्यू प्लस का R। ये यूक्लिड ने दिया था, ये यूक्लिड की प्रमेय है। ठीक है, फिर से देखिएगा, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R, ठीक है, Q और R इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अच्छा यहां पर कुछ ट्विस्ट है, देखिएगा, जहां इसकी कुछ कंडीशन भी हुआ करती है। ठीक, जहां R की कंडीशन हुआ करती है। कंडीशन क्या होती है भाई? इधर देखिएगा, R इज ग्रेटर देन R इक्वल 0, यानी जो R का मान आता है ना, वो फिर 0 से आपका या तो बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। और ठीक है, लेस देन B, और B यानी भाजक से छोटा होता है। ये R की कंडीशन हुआ करती है। एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसी पर सवाल भी करना होगा। आर की कंडीशन होती है कि आर आपका रिमाइंडर शेषफल 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, और लेस देन बी हुआ करता है, यानी भाजक से छोटा होता है। आइए मैं आपको और अच्छे तरीके से, ठीक है, और बढ़िया तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूं। ठीक है, इधर देखिएगा, तो ये आपका अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इधर आपका बीच में भाज्य होता है, ठीक, और इधर आपका भाजक होता है। ठीक, और इस साइड आपका भागफल होता है, और उसके बाद जो आपको प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंग्लिश में किसको क्या कहा करते हैं। जैसे आपका शेषफल है ना माय डियर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रिमाइंडर कहा करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका भागफल है, तो भागफल को क्या कहते हैं? तो इसको कोसेंट कहते हैं। ठीक है, इसको कोसेंट कहा करते हैं। और भाज्य को क्या कहते हैं? इसको आपका डिविडेंड कहते हैं। ठीक, और उसके बाद आपका बचा है भाजक, तो भाजक को भैया कहते हैं डिवाइजर। ठीक, भाजक को डिवाइजर कहा करते हैं। अच्छा, अब इनको शार्ट में अगर देख लीजिए, ठीक, शार्ट में संक्षेप में इनको क्या लिखा जाता है? इधर देखिएगा, संक्षेप में इनको क्या लिखा जाता है? जैसे शेषफल है रिमाइंडर, तो यूक्लिड ने रिमाइंडर के लिए आर लिखा, अच्छी बात है। ठीक, भागफल कोसेंट के लिए क्यों लिखा, और उसके बाद आपका, ठीक है, भाज्य डिवाइजर के लिए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है? ठीक, डिवाइजर के लिए उन्होंने ए लिखा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? भाज्य के लिए उन्होंने ए लिखा है, ये देखिए यहाँ ए क्यों लिखा है अभी मैं बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद भाजक डिवाइजर के लिए उन्होंने बी लिखा। तो देखिए यहां से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई जब रिमाइंडर के लिए आर लिखे, आर का मतलब रिमाइंडर, कोसेंट के लिए क्यों लिखे, तो डिविडेंड के लिए भी डी लिखते और डिवाइजर के लिए भी डी लिखते। ठीक, आपका भी कहना सही है, गलत नहीं है, लेकिन माय डियर
यदि यूक्लिड जी ऐसा कर दिए होते ना तो आप इस फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कंफ्यूजन कहां से आती? आप ये ना समझ पाते कि कौन हमारा भाज्य है, डिविडेंड है, और कौन हमारा भाजक है, डिवाइजर है। वहां पर तमाम तरह की कंफ्यूजन होती है आपको। तो उससे बचने के लिए उन्होंने, ठीक है, भाज्य को ए से लिख दिया और भाजक डिवाइजर को बी से लिख दिया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको इसको हिंदी में लिख के दिखाता हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, ठीक, भाज्य बराबर भाजक, ठीक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। आप इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो वो लिखा है वही ये भी फार्मूला आपका, सेम फार्मूला आपका ये है। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? सेम वही चीज आपका ये भी लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ए का मतलब क्या है आपका? ए का मतलब भाज्य है, ठीक है, और बी का मतलब भाजक है, और क्यू का मतलब भागफल है, और आर का मतलब आपका शेषफल है। यही, ठीक है, इसी रूल को, ठीक है, इसी फार्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं माय डियर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रमेयिका है। आपका देखिएगा एक्सरसाइज जो आपका 1.1 है ना, टोटल इसी पर आधारित होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी पब्लिकेशन से आप पढ़ते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चाहे राजीव प्रकाशन की बुक से पढ़ते हो, या फिर अरिहंत से पढ़ते हो, चाहे आप बालाजी से पढ़ते हो, या अन्य तमाम सारे पब्लिकेशन से पढ़ते हो, मैं आपको मेथड बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, सभी फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। और ये आपसे गारंटी है कि आपको अच्छी तरह से भली भांति समझ में आएगा, और आप अपने बुक के सभी प्रश्नों को एकदम धुआं धुआं कर देंगे, अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। और खासकर जो बच्चे राजीव पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई कर रहे होंगे, उनका तो मैं एक एक, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का सलूशन दूंगा और पीडीएफ दे दूंगा। और यदि आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, व्हाट्सअप हमको करें कि सर ये क्वेश्चन बताइए, मैं आपके प्रश्न का सलूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये था ठीक है, भाजक भागफल और शेषफल, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये थे। ठीक, ये तो उससे संबंधित सारी चीजें थी। अच्छा, अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे यहां पर आपका 8 लिखा है, ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 8 को मैं जब 2 से भाग दूंगा, जब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 चौका 8, ये आपका कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां से माय डियर आपका आर बराबर क्या निकल के आया? आर बराबर 0 निकल के आया कि नहीं? और अभी मैंने कहा था ना, आर के लिए कुछ कंडीशन होती है। आर का मान या तो 0 के बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिए आर का मान 0 के बराबर है, और क्या होता है? लेस देन बी होता है। बात समझ रहे हैं ना? बी मतलब भाजक, भाजक से आर का मान छोटा होता है। अब ये देखिए, ठीक है, भाजक आपका 2 है, अब आर का मान आपका 2 से छोटा है कि नहीं? 0 भैया 2 से छोटा होता है। ठीक, चलिए ये भी ठीक है, इतना भी आप समझ गए। अभी एक कंडीशन बची है कि आर का मान 0 से बड़ा कब होता है। चलिए, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल यहां लिख लें 9, बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर 9 लिख दें, और 9 को हम 4 से भाग कर दें। ठीक, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आपका, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा। अब देख रहे हैं कि नहीं? हमने आपसे कहा था ना, आर का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ आपका, ठीक,
आर का मान 1 आया है, सॉरी यहां पर क्या कह रहा है, आर का मान आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए आर का मान आपका 1 निकल के आया है कि नहीं बच्चों, ठीक है, तो ये आपका 0 से बड़ा है। तो ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप इसको अच्छे से पढ़े, समझे और फेयर बनाए, क्योंकि यही ऐसी प्रमेयिका है जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा चलिए, अब इसको अच्छी तरह से भली भांति समझ लिए ना, अब आगे देखते हैं। अच्छा आगे क्या है कि देखिए कि प्रमेयिका एक सत्य कथन है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, प्रमेयिका एक सत्य कथन है, ठीक, सत्य कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए हम करते हैं। ये जो प्रमेयिका होता है ना बच्चों, जो आपका प्रमेय होता है ऑलरेडी वो आपका सत्य होता है, इसका प्रयोग हम लोग अन्य, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अन्य क्वेश्चन, ठीक है, अन्य क्वेश्चंस को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फिर से करके दिखा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे सत्य होता है, कैसे सही होता है, ठीक। अच्छा अच्छा, यूक्लिड जी ने कहा था, उनका रूल क्या था, देखिएगा इधर, चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है। अब ये सत्य है मैंने कहा, लेकिन आपका कहना है कैसे है सर, करके दिखाइए, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, सत्य करके दिखा रहा हूं कि ये आपका कैसे सत्य होता है, ठीक, देखिएगा और समझिएगा। जैसे इधर हम लिख लेते हैं कोई संख्या, मान के चलिए इधर हम लिख लेते हैं 25, ठीक, और इसको हम भाग करेंगे, जानते हैं किससे, इसको हम भाग करेंगे 3 से, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब भाग करिए, कितने टाइम भाग होगा, तो 3 अठे 24, 8 बार, ठीक है, 3 अठे 24, माइनस कर दीजिए, 25 में से 24 घटाएंगे तो ये आपका 1 बचेगा, और मैंने कहा था कि ये सही है, ठीक है, और आपने कहा करके दिखाइए, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अच्छा अब देखिए, अब यहां पर ए लिखा है ना, ए का मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छा यहाँ पर ए बी क्यू आर क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा। देखिए आर तो आप समझ जाएंगे कि आर आर का मतलब होता है रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, ये आपका शेषफल होता है, और क्यू का मतलब कोशेंट, मतलब ये भागफल हो जाता है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ए और बी में होगी, ठीक है, क्योंकि ए आपका भाज्य है, भाज्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको डिविडेंड कहते हैं, और डिवाइजर को क्या कहते हैं, डिवाइजर आपका भाजक होता है। तो यूक्लिड जी ने इनके लिए डी नहीं लिखा था, क्योंकि डी लिख देते तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन डिवाइजर है कौन डिविडेंड है, इसीलिए उन्होंने उसकी जगह पर ए और बी लिखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा, बाकी एकदम इजी है, ठीक। तो यहां पर ए का मतलब क्या है, अभी कुछ देर पहले हमने फार्मूला आपको समझाया था ना, ए का मतलब आपका भाज्य है। तो भाज्य भैया आपका कितना है, तो देख रहे हैं ना, भाज्य आपका 25 है, 25 है, ठीक, तो ए की जगह पर 25 लिख लीजिए, बराबर बी, ये आपका भाजक कितना है, तो ये आपका 3 है, गुणे क्यों, ठीक है, क्यों आपका होता है भागफल, ये कितना है आपका कोशेंट, तो ये आपका 8 है, प्लस का आर रिमाइंडर कितना है 1 है, हल करके देखिए आ रहा है उतना कि नहीं, तो इधर लिखिए 25, 25 इज इक्वल टू 3 8 जा कितना होता है 24 प्लस का 1, यानी 25 इक्वल टू, ऐड करिए 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देख रहे हैं ना, आपका यहां से दोनों पक्ष इक्वल हो गए, यानी एल एच एस, ठीक है, एल एच एस बराबर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देख रहे हैं कि नहीं, यहां से आपके दोनों पक्ष यानी दोनों साइड आपके इक्वल हो गए। और मैंने आपसे पहले भी इस बात को कहा था, ठीक है, कि जो प्रमेय होता है वो ऑलरेडी सही होता है, सिद्ध होता है, इसका प्रयोग अन्य क्वेश्चंस को, अन्य सवालों को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगला देखिएगा, ठीक, तो आज का लास्ट टॉपिक जो है, ठीक है, वो देखिएगा और समझिएगा, लास्ट और अंतिम है आपका
अंतिम फार्मूला आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक, तो ये है क्या? सबसे पहली चीज तो इधर देखिएगा, यह दो या दो से अधिक पूर्णांकों की एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ यानी मासा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पूर्णांकों की एचसीएफ यानी, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि होती है। और कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे, क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक, ए और बी आपको कोई दो पूर्णांक दिए गए हैं धनात्मक, कोई दो संख्याएं हैं, ठीक, इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा हो बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इनका एचसीएफ निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इनका मासा, ठीक है, निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझिएगा। ए इज ग्रेटर देन बी यानी ए बी से बड़ा होगा, ठीक। तो इसका जो एचसीएफ होता है मासा ना, निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसके लिए भी कुछ आपको रूल दिया गया है। तो रूल क्या है वो समझिएगा। नंबर 1 देखिएगा, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग क्यू और आर इस प्रकार ज्ञात करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ए और बी यहां आपकी कोई संख्याएं हैं, इससे हम आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो भी मैंने आपको इसके पहले बताया था का प्रयोग करके क्यू और आर इस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं जहां पर कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन आपका क्या होता है, जैसे, ठीक है, यदि आर बराबर 0, ठीक है, आर बराबर 0 हो जाए, आर का मतलब रिमाइंडर, यानी आपका रिमाइंडर शेषफल आपका 0 हो जाए, तो बी, ठीक है, बी का मतलब आपका क्या होता है बच्चों? तो यहां मैं लिख रहा हूं, बी का मतलब आपका होता है भाजक, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है मेरे भाई भाजक होता है। तो जो आपका ये भाजक है ना, ए और बी, ठीक है, ये जो आपके पूर्णांक हैं ए और बी, यानी ये जो आपकी दो संख्याएं हैं ए और बी का एचसीएफ होगा, ठीक है। उसका ये क्या हो जाएगा? उसका ये आपका मासा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। और यदि ए, ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यदि आर नॉट इक्वल टू, ठीक है, यदि आर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? यदि आर नॉट इक्वल टू 0 हो तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग पुनः करते हैं। यदि हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम जो विभाजन प्रमेयिका है ना, मतलब हम विभाजन की प्रक्रिया को, भाग की प्रक्रिया को जारी रखते हैं और बार बार भाग करते रहते हैं, और तब तक भाग करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा नंबर 3 आपका जो तीसरा पॉइंट है वो आपका यही कह रहा है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल हमारा 0, ठीक है, शेषफल 0 ना हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी हम विभाजन की प्रक्रिया को, ठीक है, तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो आशा है माय डियर कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये आपके पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर खूब दबा के कीजिए, और अन्य लोगों तक, अन्य बच्चों तक, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए और उनसे भी बताइए कि आप हमसे जुड़े और हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करें फ्री में, मुफ्त में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।